हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था कि हम किस पैटर्न से चलेंगे, 3 दिन फिजिक्स और 3 दिन केमिस्ट्री। तो आज से जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है फिजिक्स। ठीक है, हमने फिजिक्स में लास्ट टॉपिक पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, दूरी का मापन, मापन। इसमें मैंने आपको क्या बता दिया था कि शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। अगर बड़ी डिस्टेंस है, कोई बहुत बड़ी दूरी है, जैसे कि यहाँ से लेकर किसी दूसरे ग्रह तक, तो ये डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। इनकी सारी यूनिट्स भी मैंने आपको बता दी थी। मैंने बता दिया था कि लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर यूनिट बता दी थी। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने बता दी थी। तो इन सब का कंपैरिजन हमने पढ़ लिया था। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और वो लास्ट टॉपिक क्या है, मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ मास क्या है। तो हमने जब डिस्टेंस की मेजरमेंट पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि छोटी डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और बड़ी डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। वैसे ही जब हम द्रव्यमान का पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान का मापन करेंगे, तो हम बहुत छोटे द्रव्यमान को भी निकाल सकते हैं और बहुत बड़े द्रव्यमान को भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब छोटे द्रव्यमानों को निकाला जाता है तो किस तरीके से हम छोटे द्रव्यमानों को निकालते हैं। तो सबसे छोटा, अगर हम केमिस्ट्री में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटा अगर किसी यूनिवर्स में कोई एक पार्टिकल है तो वो क्या है, एटम है। ठीक है, जिसे हम क्या होते हैं, परमाणु है। अब परमाणु के अगर न्यूक्लियस का में द्रव्यमान निकालना है, इतने छोटा, मतलब उससे छोटा तो कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो इतने छोटे अगर किसी पार्टिकल का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, तो हम किस यूनिट का यहाँ पे करते हैं, किस यूनिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये बेसिकली जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए ही बनाई गई थी। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान मात्रा, परमाणु द्रव्यमान मात्रा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रा के अब ये किस लिए यूज किया जाता है, तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी एक एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस का अगर मुझे मास निकालना है, मुझे पता करना है कि उसका न्यूक्लियस जो है वो क्या बोलते हैं हिंदी में, नाभिकीय है ना, नाभिकीय नहीं, नाभिक, सॉरी, हाँ, नाभिक का अगर मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो मैं किसी यूनिट से निकाल सकता हूं। इसकी जो वैल्यू है, इसको सबसे पहले डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, म्यू से हम इसको क्या डिनोट करेंगे, MUE बोल सकता हूं मैं इसको, म्यू। ठीक है, अब म्यू से हम डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या थी, 1 म्यू इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power -27 आई थी। हाँ, 1.6 into 10 to the power -27 kg के बराबर होती है। ठीक है, 1 म्यू किसके बराबर होगा, 1.66 into 10 to the power -27। अब आप समझ सकते हो कि इसको अगर मैं -27 की टर्म में लिखता हूं तो 0.00000027 तक जीरो आएंगे, उसके बाद 166 इतना केजी। ऐसा मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी छोटी यूनिट है। तो एटॉमिक मास यूनिट सबसे ज्यादा छोटी यूनिट होती है। कभी भी अगर हमें किसी पार्टिकल का मास निकालना है तो सबसे छोटी यूनिट वहां पे क्या होगी, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये नोट कर लेना, इसकी वैल्यू क्या होती है। इसके बाद जो सेकंड छोटी यूनिट, अगर हम इससे भी इसके बाद कुछ निकालते हैं, ठीक है, तो 2 यूनिट से मास में हम केवल 2 यूनिट यूज करते हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट से हम क्या निकाल सकते हैं, एक किसी भी सबसे छोटा पार्टिकल अगर मैं कंसीडर करता हूं तो किसी भी एलिमेंट का मैं न्यूक्लियस का मास निकाल सकता हूं, या फिर अगर हम हिंदी में बोले तो किसी तत्व के नाभिक का हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट से। ठीक है, सेकंड जो यूनिट है वो है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, जिसे हम बोलते हैं CSL। ठीक है, अगर मुझे बहुत बड़ी दूरी अगर कोई सी निकालनी है, देखो चंद्रशेखर लिमिट का याद रखना, CSL एक ऐसी यूनिट होती है जो कि सबसे बड़े मास को मेजर करना है अगर हमें, तो हम कौन सी लिमिट यूज करते हैं, कौन सी यूनिट यूज करते हैं, तो वो है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट को हम हिंदी में भी चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर
शेखर सीमा। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी यूनिट है जो कि सबसे बड़े द्रव्यमान को भी कैलकुलेट कर सकती है। सबसे बड़े मास को भी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो मैं चंद्रशेखर लिमिट से कैलकुलेट कर सकता हूं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 CSL is equals to 1.4 times of mass of sun। ठीक है, एक CSL किसके बराबर है? 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, मतलब जो पूरे सूर्य का द्रव्यमान होता है उसके 1.4 टाइम्स। मान लो अगर सूर्य का द्रव्यमान 4 है तो उसका 4 into 1.4। ऐसा समझ, तो आप समझ सकते हो कि चंद्रशेखर लिमिट कितनी बड़ी डिस्टेंस को कितने बड़े मास को कैलकुलेट कर सकती है। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं? CSL से। ये हो गया हमारा मास का कन्वर्जन। अगर हम मेजरमेंट ऑफ मास देख रहे हैं तो हमने दो यूनिट्स पढ़ ली। पहली यूनिट थी एटॉमिक मास यूनिट और दूसरी यूनिट हमने अभी क्या पढ़ी कि हम कभी भी अगर बहुत बड़े द्रव्यमान को, बहुत बड़े मास को निकालना है तो हम किससे निकाल सकते हैं? चंद्रशेखर लिमिट से। इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं जो कि हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। तो आपको पता होगी मेट्रिक टन जिसको हम क्या बोलते हैं? 1000 kg के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ क्विंटल, वो भी इसके बराबर होता है 100 kg के बराबर होता है। तो ये सब हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। अगर हम ग्रेन्स अनाज की बात करते हैं, फिर एग्रीकल्चर में जाते हैं, तो ये टन और क्विंटल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये हमारा खत्म हो गया कि मेजरमेंट ऑफ मास, मतलब अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि कितना द्रव्यमान अगर हमें निकालना भी है तो हम कौन कौन सी यूनिट्स का वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ समय का मापन। ठीक है, समय का मापन कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको लेंथ को बताया था कि लेंथ को जब डिस्टेंस को मेजर किया जाता है तो हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट वे, एक होता है इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट में मैंने कुछ टाइप्स बताए थे, इनडायरेक्ट में मैंने बताया था पैरेलैक्स मेथड। कुछ इस टाइप से हमने टाइप्स पढ़े थे उसके। ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ टाइम जब हम समय का मापन करते हैं तो समय के मापन में भी दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट वे, एक होता है इनडायरेक्ट वे। मतलब एक होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का मैं एक बार बता देता हूँ। प्रत्यक्ष विधि के समय का मापन करने के लिए प्रचलित घड़ियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्टली किसी चीज का टाइम कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? घड़ी का यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे निकालना है कि जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, हार्ट बीट का अभी छोड़ो, मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे निकालना है कि मैं 400 मीटर कितने टाइम में दौड़ा, तो मैं क्या यूज करूंगा? स्टॉप वॉच। ठीक है, कि जिससे मैं पता कर लूंगा कि कितने सेकंड में मैंने ये लिमिट कवर की या फिर इतनी डिस्टेंस कवर की। तो अगर हमें किसी भी चीज का टाइम निकालना है तो हम किसका यूज करते हैं? डायरेक्टली अगर हम घर में यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं? क्लॉक्स का, वॉचेस का। ठीक है, घड़ियों का यूज करते हैं मेनली। तो डायरेक्ट में जितने भी यूनिट्स है वो सब क्या है? घड़ियां। ठीक है, हम घड़ियां ही ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड में। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या है? देखो, इनडायरेक्ट मेथड में जब भी मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात आएगी तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था? तो हमारी जो हार्ट बीट होती है उसमें कितना टाइम लगता है ये कैलकुलेट करना चालू किया था। और जनरल नॉलेज पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट बीट जो होती है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इनडायरेक्ट मेथड से दो टाइप का समय अंतराल हम निकाल सकते हैं। अभी केवल इतना ही याद रखो कि इनडायरेक्ट मेथड से दो टाइप का समय अंतराल, मतलब बहुत ज्यादा छोटा 10 टू द पावर -3 सेकंड से लेकर 10 टू द पावर 27 सेकंड्स तक हम क्या निकाल सकते हैं? समय अंतराल निकाल सकते हैं। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड निकालना है या फिर बहुत छोटा टाइम पीरियड निकालना है तो वो हम किससे निकालेंगे? इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। छोटे से छोटा कितना हो सकता है? तो मैंने आपको बताया कि 0.0001 सेकंड तक का हम टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं और इससे कम भी हम निकाल सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, अप्रत्यक्ष विधियों से। ठीक है, सेकंड यूनिट भी आपकी यहाँ पे खत्म हो। सेकंड चैप्टर भी जो फिजिक्स का है वो यहाँ पे आज खत्म होता है। सेकंड चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर है वो है एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां। ठीक है, सार्थक अंक एवं विनायक।
विमाएं। अब यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो एरर्स इन मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशंस इस चैप्टर का नाम है। अब इसमें क्या क्या है चैप्टर में अगर हम पढ़ने वाले हैं तो हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में से कुछ एक पार्ट आता है, अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, वो भी जब मैं आपको करवाऊंगा तो ये सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। इस लेक्चर में अभी नहीं, सेकंड चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे जो कि सेकंड का ही एक पार्ट है, ठीक है। थैंक यू।